जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो, ये वीडियो देखने के बाद सभी को नंबर मिलेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप अपने बोर्ड में अप्लाई करके आएंगे तो बहुत फायदा होगा। Hi humans and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing everything about our English exam. कैसे मैंने 98 मार्क्स स्कोर करे आउट ऑफ 100 और कैसे आप भी ये कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एकदम ऑनेस्ट टॉक रहेगी जो आपको करके आना है एग्जाम में, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी चेकलिस्ट है, राइट। चेकलिस्ट देखी जाएगी कि क्या क्या हमें तैयारी करके जानी है। उसमें हमारी एनसीईआरटी आ गई, समरी आ गई, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि भैया ये सारी चीजें प्लीज आप ध्यान से पक्का से कर लेना। आंसर राइटिंग टिप्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे हमें आंसर को शुरू करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें यही नहीं समझ आता यार मेरे को पता तो है मुझे लिखना क्या है, पर मैं शुरू कैसे करूं। और वो शुरू में ही फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। सो हाउ टू स्टार्ट योर आंसर, हाउ टू कंक्लूड योर आंसर, और फिर बॉडी में क्या लिखना है, सब कुछ हम समझेंगे। आंसर राइटिंग टिप्स जो हमने पढ़ा है, मगअप किया है, याद किया है, कीवर्ड्स हैं, वो सब कुछ लिखना कैसे है, वो भी वर्ड लिमिट के अंदर, राइट। फिर हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर छूट जाता है, राइट, जो थोड़ी गलती कर देते हैं, राइट। सो उसमें हम देखेंगे कैसे हमें कौन से सेक्शन से पेपर स्टार्ट करना है, राइट, कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है, यूटिलाइज करना है। एंड दिस वीडियो इज ओवरऑल about the best strategy for your English board exam. So make sure कि आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, मैं इसमें हर चीज एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी चेकलिस्ट की, क्या क्या हमें करना है और इस पे फटाफट से ऐसे ऐसे टिक लगा लेने हैं बिफोर आवर बोर्ड एग्जाम। क्लियर है? सो ये है आपकी चेकलिस्ट, जल्दी से देखते हैं। शुरुआत एनसीईआरटी रीडिंग से होनी चाहिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ के चले जाएगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है, फिर चाहे आप जितनी भी गाइड बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समरी पढ़ लो, नो प्रॉब्लम, बट एक बार मिनिमम वंस एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, उससे ज्यादा इन डेप्थ आपको कोई भी समरी चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो एनसीईआरटी रीडिंग करना ही करना है। फिर हम चलते हैं समरी पे। आपने एनसीईआरटी रीड करी, फिर जो भी आपका एक्सटर्नल सोर्स है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई आप गाइड बुक रेफर कर रहे हैं, गाइड बुक काफी अच्छी रहती है फॉर क्वेश्चन आंसर्स। उसमें हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ जाता है, शॉर्ट आंसर आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर आ जाते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चंस हमेशा गाइड बुक से उठ के आते हैं। मैंने यू लाइक रेफर करी थी, यू लाइक अब मिलती है या नहीं वो आप देख लो, वरना आपका जो ओसवाल की बुक्स है वो भी काफी अच्छी रहती है फॉर क्वेश्चन आंसर्स। समरी रीड करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे वो यूट्यूब एक्सप्लेनेशन है या फिर गाइड बुक है। फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि जिसमें पोयम का एक पैराग्राफ दे देते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारा गाइड बुक से उठ के आता है, प्लीज पढ़ लेना, राइट। और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी आपको रेडी करके चलने हैं, राइट। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे वो करना है, राइट। सो अब यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करूं तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर हमें कुछ भी अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम बना लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है स्टोरी में, राइट। पूरी ट्रैजेक्टरी कि कहां से स्टोरी शुरू हो रही है, फिर वो कहां जा रही है, राइट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है तो आप उसको सिंपली 1 2 3 4 पॉइंट्स में नोट डाउन करो। पहले ये सीन दिखाया, फिर ये सीन दिखाया, ऐसे करके आपकी जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। समरी में जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल आइडिया समझना कि पूरी पोयम या फिर पूरी स्टोरी का मोटो क्या है, राइट। मॉरल क्या है, क्या वो लेसन हमें दे रहे हैं, क्या वो सिखा रहे हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम। हर एक आंसर आपको इनडायरेक्टली उसी के आसपास घुमाना पड़ेगा कंक्लूजन में, राइट। क्लियर है? ये रही सेंट्रल थीम। जैसे मैंने आपको बोला, आंसर कुछ भी पूछा हो, हम कंक्लूजन में थोड़ा सा मैसेज देके ही आएंगे कि चैप्टर में ये दर्शाया गया था, राइट। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल देखना है आपको। मैंने प्रॉपर
एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी इंग्लिश की, प्लीज यहाँ पे देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सारा पेपर पैटर्न समझाया है, एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच से कैसे आपको तैयारी करनी है वो समझाया है, राइट। मार्क्स पे डिपेंड करते हुए कि कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें किस पे ध्यान देना है, तो प्लीज आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर की अहमियत समझाई है। ये एकदम ब्लूप्रिंट है जो आपका एग्जाम का पेपर आएगा उसका। अगर आप इसी को नहीं देख के जाएंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे, वो वाला पेपर देख के बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे। अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मोटिवेशनल स्पीच, लॉन्ग आंसर में मैं मोटिवेशनल स्पीच कहां से लिखूंगा, ये किसके बीच में डायलॉग, ये तो दो अलग अलग स्टोरी के हैं। इसीलिए हमें सब कुछ पहले से तैयार करके चलना है, इसीलिए सैंपल क्वेश्चन पेपर देख के चलना है। और लिटरेचर के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। लिटरेचर में डर लग रहा है शॉर्ट आंसर्स कौन से आएंगे, लॉन्ग आंसर्स कौन से आएंगे, लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हर साल वही घुमा फिरा के रिपीट होते हैं, राइट। सो दिस इज आवर चेकलिस्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेनी है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए खुद से एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बना सकते हैं। समरी आपको पढ़ लेनी है। देखो अपना ना सोर्स एक ही रखना, ये नहीं है कुछ यहां से किया कुछ वहां से किया, कुछ इस गाइड से कुछ उस गाइड से, कुछ इस चैनल से कुछ उस चैनल से, नहीं, आपको एक ही सोर्स रखना है क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। सो समरी आपने करी, फिर क्वेश्चन आंसर्स तीनों टाइप्स के, एक्सट्रैक्ट दिस, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। सेंट्रल थीम प्रिपेयर कर लेना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक पोएम और चैप्टर की सेंट्रल थीम, राइट। एंड सैंपल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं। दिस इज योर चेकलिस्ट। एट द एंड ऑफ द डे बिफोर योर फाइनल एग्जाम मेक श्योर कि आप इन पे टिक लगा रहे हैं, राइट। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आंसर राइटिंग की टेक्निक पे, कैसे हमें आंसर लिख के आना है। याद तो हमने कर लिया है, कीवर्ड्स तो हमने समझ लिए हैं। सबसे पहले बात आती है हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा है उसके आंसर की शुरुआत कैसे करें, तो इसमें 2 से 3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला और सबसे सेफ ऑप्शन है बाय स्टार्टिंग विद द सेम लाइन। जो सेम लाइन क्वेश्चन में पूछी गई है वो लिखी और उसके आगे बिकॉज, है ना, जो भी पूछा है लगा दिया, राइट। और फिर हमने अपना आंसर लिखा। फॉर एग्जाम्पल What was William Douglas afraid of? Right? So उसमें हम शुरुआत कर देंगे William Douglas was afraid of ये, ठीक है। क्वेश्चन से ही उठाई लाइन और आंसर में लिख दिया। उसके बाद एक सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें ये है जिसमें आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी मिल सकते हैं कि आप पहले लिखें इन द पोयम या फिर इन द चैप्टर, नेम लिखा चैप्टर का, राइट। द पोएट, ठीक है, डिस्क्राइब्स या फिर एक्सप्लेन्स, जो भी क्वेश्चन में बोला गया, ये पोएम्स के लिए बेस्ट है, राइट। फॉर पोएम्स आई वुड सजेस्ट दिस कि आप पहले पोएम का नाम लिखे, इन द पोएम माई मदर एट 66 द पोएट कमला दास ट्राइज टू एक्सप्लेन हर फीलिंग्स, वगैरह वगैरह, राइट। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया शुरुआत आप इससे कीजिए पोएम के केस में, राइट। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग आप क्वेश्चन की ही सेम लाइन से कर दीजिए व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट आंसर्स, राइट। एंड कैसे करना है, एंड की बात करते हैं। सो एंड में आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, अगर शॉर्ट आंसर है तो आपको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, राइट। या तो आप सेम लाइन से कंक्लूड कर सकते हैं। If you have not started with the same line, you can end with the same line. This is why, or because of these reasons, or because of these experiences, William Douglas was afraid of water, right? So ये हमने same line पे conclude कर दिया। ये नहीं करना कि शुरुआत भी same line से करी, conclude भी same line से करी, फिर वो लगेगा कि बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, in conclusion लिख के जो भी हमने लिखा है उसको समराइज कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट, उसमें जो भी हमने एक्सप्लेन किया आंसर में उसको शॉर्ट में लिख दिया, राइट। या फिर सबसे जरूरी जो मॉरल है, जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसकी एक लाइन चिपका दी। एक लाइन हर एक पोयम और हर एक स्टोरी से याद कर लो कि व्हाट वाज द सेंट्रल थीम।
ठीक है, तो वो आप कंक्लूजन में लिख दीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करें तो ऑथर क्या दिखा रहा है, नेचर क्या है, एक एटर्नल फाउंटेन है, राइट। तो आप ऐसे थोड़े से कीवर्ड्स उठा के अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं, जिससे आप सेंट्रल थीम और आइडिया पे थोड़ा सा फोकस दे सकते हैं, राइट। क्लियर है सभी को? ऑब्वियसली हमेशा आप कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे, पॉजिटिवली, ये नहीं कि कुछ नेगेटिव बता दिया है। किसी का कैरेक्टर स्केच भी अगर आपसे मांगा गया है तो आप उसमें एंड में पॉजिटिव नोट पे ही खत्म करेंगे, राइट। सबसे इसमें एफिशिएंट तरीका मुझे लगता है कि आप सेंट्रल आइडिया और थीम हल्का सा एक लाइन के साथ एंड में बता दीजिए, जो लाइन उसी पोएम से उठाई गई है, राइट, जिससे दर्शाया जाता है कि पोएट आखिर में कहना क्या चाहता है, राइट। बॉडी की बात करते हैं। बॉडी भैया हमें सिर्फ और सिर्फ वही आंसर करना है जो पूछा गया है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में ये देखेंगे पूछा क्या गया है, व्हाई, वेयर, व्हेन, whom, how, whatever is asked, पहले आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप समझ जाएं कि मेरे को आखिरकार बताना क्या है। क्योंकि कई बार ना पूछा कुछ होता है, हम आंसर कुछ और दे के आ जाते हैं और फिर वो सारा इररेलेवेंट हो जाता है। तो बॉडी की बात करते हैं। सो बॉडी में जैसे मैंने बताया, सबसे पहली चीज क्या है, जो पूछा गया है वो आंसर करना है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो वो पहले ही आप देख लीजिए क्या पूछा गया है, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये देखना है कहीं एंड तो नहीं लगाया गया है, हाउ एंड वेयर, या फिर दो क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, राइट। क्योंकि अगर ऐसा है तो वो क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों पार्ट्स की इक्वल इक्वल वेटेज है। अगर आपने सिर्फ एक पार्ट आंसर किया है और दूसरा आप करना भूल गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज आप ये देख लेना कहीं एंड लगाया गया है, 2 से 3 क्वेश्चन मार्क है, राइट, कि कितनी चीजें पूछी गई हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट डू यू थिंक, एनालाइज, राइट। सो ये सारा आपको एक बार क्वेश्चन में ध्यान से अंडरलाइन कर लेना, राइट, और फिर देख लेना कि मैं दोनों पार्ट्स को इक्वली आंसर कर रहा हूं, इक्वली वेटेज दे रहा हूं। ये नहीं फर्स्ट पार्ट को इतना लिखा और सेकंड पार्ट को इतना लिखा, राइट, दोनों की इक्वल वेटेज रहती है और आपको अकॉर्डिंगली अपना आंसर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू अ लॉन्ग आंसर तो आप उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। शॉर्ट आंसर में वर्ड लिमिट ध्यान रखना, टू द पॉइंट बात करनी है, क्योंकि वर्ड लिमिट दी हुई है। अगर आप ओवर एक्सप्लेन कर देंगे आपका टाइम भी खराब होगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यू आर नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग, यू आर आंसरिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड यू आर स्टिकिंग टू द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीबीएसई में टीचर्स को क्या मिलते हैं, वैल्यू पॉइंट्स मिलते हैं, और वो वैल्यू पॉइंट्स अगर आपके आंसर में इंक्लूडेड है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट आ जाता है कीवर्ड्स का। अगर आप कुछ कीवर्ड्स नहीं लिख के आएंगे जो चैप्टर से कनेक्ट शो कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं टीचर को, इवैल्यूएटर को कि हाँ इसने चैप्टर एनसीईआरटी रीड करी है, तब तक वो इंप्रेस नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो की बात करें तो क्या कीवर्ड्स है, सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस, राइट। सो ये सारी चीजें आपको लिख के आनी है जिससे एक इंप्रेशन पड़े कि यस यू हैव रेड द क्वेश्चन, राइट। कीवर्ड्स कुछ ऐसे शब्द जो दिखा रहे हैं डायरेक्ट लिंक विद द चैप्टर, जो चैप्टर में यूज करे गए हैं, जैसे मैंने वो बताया एंडलेस फाउंटेन, राइट। और फिर हमारा मदर एट 66 में मून के साथ जो कंपैरिजन किया है, राइट। वो सारी शब्द हमें लिख के आने हैं क्योंकि वही हमारे वैल्यू पॉइंट्स में लिखे जाते हैं। एंड कैसे वो कंटेंट को आप रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा रिलेट करके सेंट्रल थीम बताएंगे। लॉन्ग आंसर में तो भैया जो भी पूछा जाएगा, अगर कैरेक्टर स्केच है, 2 डिफरेंट स्टोरी के कैरेक्टर्स को मिलाया जा रहा है तो सबसे पहले आप बता देंगे उनमें क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंस था, और दोनों की लाइफ में कैसे अलग अलग वी कैन से इस डिफरेंस से, उनके अलग अलग नेचर से, कैरेक्टर से कैसे उनकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा, राइट। और फिर एंड में हमेशा आपको सेंट्रल थीम, मोरल आइडिया देना ही देना है। That is the most important when it comes to the long markers, right? So keywords, please be prepared with them, and how to start your answer, how to end it, बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग आंसर में हमेशा जो पूछा गया है उस पे स्टिक करो, ठीक है। कीवर्ड्स, वैल्यू पॉइंट्स ऐड करो ताकि एग्जामिनर टिक 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 मारता जाए और आपको नंबर दे दे, राइट। क्लियर है। एंड हर जगह आपको सेंट्रल थीम घुसा के आनी है, एटलीस्ट इन द लॉन्ग आंसर्स, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर है, क्योंकि एक ही लॉन्ग आंसर आता है दोनों विस्ताज और फ्लेमिंगो से।
चलिए, सो दिस वाज अबाउट आवर आंसर राइटिंग। अब हम आगे चलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। आंसर राइटिंग के साथ सबसे अहम बात है पेपर प्रेजेंटेशन, कैसे हमें लिखना है। तो यहां मैं आपको बता दूं, आपके ना जो 5 मार्क्स होते हैं 95 से आपको 100 तक लाएंगे या फिर 95 से आपको 98 तक लाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है पेपर प्रेजेंटेशन पे। तो देखो, आप पेपर की शुरुआत कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप शुरू करते हो लिटरेचर सेक्शन से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे यहां ऊपर लिखना है सेक्शन सी, जो भी सेक्शन है, ठीक है, whichever section it is, right, जो पेपर में लिखा हुआ है। मेक इट इजी फॉर द इवैल्यूएटर कि उसे बार बार क्वेश्चन पेपर को टैली ना करना पड़े, आप उसको उसके लिए काम आसान बना रहे हो यार, फिर वो मार्क्स तो देगा ही। सेक्शन सी यहां पे लिखा, क्लियर है। लिटरेचर भी लिख दो, फाइन, क्लियर है। फिर यहां पे आंसर नंबर 1, वट एवर द क्वेश्चन इज, क्लियर है। यहां आप अपना आंसर लिखते हैं, राइट, लाइन छोड़ेंगे, लीव अ लाइन, और फिर आंसर नंबर 2, ठीक है। ऐसे आपकी शुरुआत होगी। सेक्शन क्लियरली मेंशन करेंगे, लिटरेचर कौन सा सेक्शन है वो मेंशन करेंगे, फाइन। और तो और इसमें कई बार मैंने भी ये किया था, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होता है ना, उसका आपने मतलब 2 शब्द लिखे जिससे वो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, राइट, इट इज करके, ऐसे ऐसे करके, और 2 लास्ट की लाइंस, ठीक है, therefore whatever it is, ठीक है, और उसको ऐसे बंद कर दिया, ये लिख के फिर हमने इसके नीचे लिखा आंसर नंबर 4। तो क्वेश्चन की थोड़ी सी झलक यहाँ पे दिखा दी एग्जामिनर को कि कौन सा क्वेश्चन हम आंसर कर रहे हैं, लेकिन ये तभी करना जब आपके पास टाइम हो। अगेन ये प्रैक्टिस वाइज होता है, अगर आपने प्री बोर्ड्स में ऐसा कुछ किया है तो ही आप करना, वरना आप इसके चक्कर में पूरा पेपर मिस मत कर देना, राइट। सो मेक इट इजियर फॉर द एग्जामिनर टू इवेलुएट योर शीट। सेक्शन मेंशन करेंगे आप, सेक्शन ए बी सी जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन लिखेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे आंसर 1, आंसर 2 ये प्लीज ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिख दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आंसर 1 लिखना था, आपने आंसर 2 लिख दिया और आंसर 1 का आंसर दे दिया तो गलत है, राइट, क्लियर है। और एमसीक्यू की अगर बात करें, आपने यहाँ पे आंसर 2 लिखा है, ये मार्जिन है, तो हमेशा जो एमसीक्यू है ए बी सी या डी, वो मार्जिन के इस तरफ आंसर वाली लाइन में आप लिखेंगे, क्लियर है। मार्जिन के इस तरफ जहां आंसर लिखते हैं, ए बी सी डी भी इसी तरफ होना चाहिए, नॉट हियर, राइट, क्लियर है सभी को बात। चलिए, सो पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है, और आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए, खुला खुला लिखना है। कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुला लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनके एक एक वर्ड के बीच में इतना इतना गैप होता है, तो वो ऐसा लगता है डेलिबरेटली आप गैप छोड़ रहे हो पेपर भरने के लिए, तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। मेक श्योर जो गैप है ना वो जितना होना चाहिए उतना ही। और कई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चिपका के लिखते हैं कि समझ ही नहीं आता कहाँ पे नया वर्ड शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। सो प्लीज ये गैप वाली चीज आप ध्यान देना। एंड हर एक आंसर के बाद आप लाइन छोड़ेंगे, और हर एक सेक्शन के बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। हर एक आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उतना रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम है तो कर सकते हो, लेकिन हर एक सेक्शन के बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि अब इसके बाद फिर लिखेंगे सेक्शन बी, राइट, सेक्शन सी, क्लियर है सभी को। सो लाइन ड्रॉ करनी है जब पूरा सेक्शन हमारा खत्म हो जाए उसके बाद, राइट, एंड हर एक आंसर के बाद लाइन छोड़नी है। ऑल्सो जब हम लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग 3 पैराग्राफ्स, है ना, 3 पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें बीच में आप लाइन छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ्स के बीच में यू कैन लीव अ लाइन, राइट। जितना वो नीट आप शुरू करेंगे उतना सही रहेगा। ऑल्सो अपने राइटिंग सेक्शन के जो भी टास्क हैं उसको न्यू पेज से शुरू करिए। ऐसा नहीं एक आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है और आपने यहीं से फिर लेटर शुरू कर दिया, नहीं, स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू एंड फ्रेश पेज। तो नए पेज से आप शुरू करेंगे लेटर लिखना, चाहे पिछले पेज पे आधे में आपने आंसर लिखा हो, कोई बात नहीं, राइट। स्टार्ट योर राइटिंग टास्क्स फ्रॉम अ न्यू पेज। आपका जो नोटिस है वो एक ही पेज पे आना चाहिए, राइट। और नोटिस के लिए क्या करना है, क्या आपको पहले बॉक्स बनाना है? जी नहीं, पहले आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, पहले आप कंटेंट लिखेंगे अपना, ठीक है।
फाइन, पहले आपका कंटेंट आएगा, उसके बाद आप बॉक्स बनाएंगे। क्या हम करते हैं, पहले बॉक्स बना देते हैं और फिर वो कंटेंट फिट नहीं आता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हमारा पूरा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। सो ऑलवेज फर्स्ट राइट डाउन योर कंटेंट एंड देन पुट इट इन अ बॉक्स। बॉक्स हमेशा बाद में होगा, बार बार मैं ये बात आपको रिपीट कर रही हूँ। क्लियर है ये बात? ऑलवेज मेक श्योर जो हेडिंग है वो सेंटर में है, ठीक है, और फिर आपका कंटेंट है यहाँ फिर लेफ्ट अलाइंड है, अंडरसाइंड, और फिर आप बॉक्स में उसे पुट कर रहे हैं। आई बात समझ में? सिमिलरली फॉर इन्विटेशंस एंड रिप्लाई, बॉक्स बाद में बनेगा। क्लियर है? वन शॉट राइटिंग सेक्शन की वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें एक ही वीडियो में विद इन 30 to 40 मिनट्स मैंने सारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करवाया हुआ है। उसमें आपको हर चीज और इन डिटेल मिल जाएगी। सो पेपर प्रेजेंटेशन हो गया। हाँ, बात करें तो ब्लू पेन ब्लैक पेन क्या यूज करना है, एक ही पेन यूज करेंगे आप। ये नहीं कि वहाँ शेडिंग चल रही है, रंग मतलब डिफरेंट कलर से, कलर पेंसिल से अंडरलाइन करें, पेंसिल यूज करें, नो, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू पेन आप कैरी करिए, एक नहीं तो दो, ताकि अगर एक ने भैया धोखा दे दिया तो दूसरा ब्लू पेन आपके पास हो। राइट, ब्लू पेन होना चाहिए आपके पास, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए फॉर मेकिंग द लाइंस। क्लियर है? फाइन। सो ये हमारा रहेगा, ज्यादा हाईलाइट वाईलाइट कुछ नहीं करना। टू बी फ्रैंक, अगर हम बात करें कि क्या हमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं इंग्लिश के एग्जाम में, मुझे मेरी टीचर ने मना किया था, मैंने अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि इंग्लिश एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सब्जेक्टिव है, उसमें आपको इसे अंडरलाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर सेक्शन। हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ कि जो हमें लैंग्वेज है, जो वोकैब्युलरी है, जितना सिंपल यूज करें उतना फायदा होगा। ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करें जिनका आपको मतलब ही नहीं पता है, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज पे स्टिक करिए, कुछ कीवर्ड्स लगा दीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। राइट, क्योंकि वैल्यू पॉइंट्स में एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ वही टैली करते हैं। राइट, सो अब हम चलते हैं आगे। टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा क्रूशियल है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास है 3 घंटे और 15 मिनट का रीडिंग टाइम। कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी? 3 आवर्स तो आपका राइटिंग टाइम है, 15 मिनट आपको एडिशनल मिलता है शुरुआत में। सारा आपका टाइम मैनेजमेंट का खेल इस 15 मिनट पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करते हैं, 15 मिनट आपको मिला क्वेश्चन पेपर, अब आपका 15 मिनट होता है शुरू, टिक 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 टिक। क्लियर है? 15 मिनट का टाइम शुरू होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर एनालाइज करना है, गो थ्रू करना है क्विकली, ठीक है, फटाफट से। राइट, उसमें फिर हम क्या करेंगे, चॉइस कर लेंगे। आप जाएंगे राइटिंग सेक्शन पे, देखेंगे कि इनमें से मैं कौन सा वाला चूज करूंगा, क्योंकि और करके ऑप्शन मिलता है, तो आपको एक चॉइस करनी है कि आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे। राइट, सो आप उसमें टिक या क्रॉस लगा दीजिए, जो भी आपको चूज करना है। फाइन, चॉइसेस कर लीजिए शुरुआत में। राइट, ये मैं किसके लिए कह रही हूँ, स्पेशली फॉर राइटिंग सेक्शन, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते यार नहीं मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो दोनों आते हैं। प्लीज ऐसा ऑप्शन चूज करना जो आपको लग रहा है जिसमें नंबर कम कटेंगे, जो आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें रिस्क ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम है। राइट, जैसे कि नोटिस तो हमेशा हर किसी को करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लिमिटेड आपको लिखना है, जो पूछा गया है वो आंसर करना है। राइट, और आपका फॉर्मेट आना चाहिए। राइट, सो कम मेहनत में आपको ज्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे, वैसे ऑप्शंस आप चूज कर लेना फटाफट से रीडिंग टाइम में। और फिर रीडिंग टाइम भैया 15 मिनट बहुत होते हैं, ये आप ना 4 से 5 मिनट में कर लोगे चॉइसेस। राइटिंग सेक्शन के बाद लिटरेचर को भी देखोगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता आंख बंद कर लोगे, लिटरेचर को भी एनालाइज कर लो, चॉइस अगर कर पा रहे हो चॉइसेस कर लो कि आप कौन सा अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद स्टार्ट विद योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहले क्वेश्चंस पढ़ो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उनके आंसर्स ढूंढना चालू कर दो, अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना 15 मिनट में चालू कर दो। सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है, मैंने भी यही किया था। आई यूज टू स्टार्ट विद माई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 15 मिनट में मेरे 10 से 12 क्वेश्चंस हो जाते थे। क्लियर है? चलिए, और उसके बाद जैसे ही 3 घंटे का समय शुरू होगा, आपको क्या करना है, आपने जो आंसर्स ढूंढे उन्हें लिखना शुरू कर दो। अब मैं बात कर रही हूँ पेपर पैटर्न की। आपको पेपर पैटर्न से बहुत ज्यादा वाकिफ होना है, इसीलिए जैसे मैंने बताया, मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपको समझाते हुए कैसे आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको किस तरीके से हर एक सेक्शन को मैनेज करना है। सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखे बिना, सॉल्व करे बिना नहीं जाना है, क्योंकि पूरा पेपर पैटर्न जो है वो उसी पे बेस्ड है। सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका ब्लूप्रिंट है, अगर वो आप नहीं करके जाएंगे आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। राइट, सो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। राइट,
चलिए everyone, so that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.